नमस्कार, मैं हूँ भानी कोमल कच्छ गुजरात से और आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1 और उसका पार्ट होगा 4। ठीक है, तो पिछले कुछ वीडियो में हमने देखा था कि बैलेंस कैसे करते हैं इक्वेशन को, हमने देखा था कि इम्बैलेंस इक्वेशन क्या होता है और आज हम देखेंगे कि इम्बैलेंस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना क्यों जरूरी है। ठीक है, तो आपको 9th स्टैंडर्ड में एक लॉ आया होगा पढ़ाई में, जो था हमारा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, दैट मींस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये नियम क्या कहता है। इस नियम में हमने पढ़ा था कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही उसका विनाश होता है। ठीक है, मतलब कि कुछ भी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है तो उसमें जो द्रव्यमान है, मतलब कि जो भी एलिमेंट्स हमने लिए हैं, उस एलिमेंट्स के परमाणु की संख्या कम भी नहीं होगी और ज्यादा भी नहीं हो जाएगी, मतलब कि दोनों तरफ बैलेंस्ड ही होगा। ये है हमारा नियम। तो इसको अगर हम एक्टिविटी नंबर 1.1 के हिसाब से देखें तो हमने कुछ ऐसा देखा था ना कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हुई और हमको मिला था मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये याद है ना आपको। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जो परमाणु है उसकी संख्या हुई थी 3 हमारे रिएक्टेंट्स में, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं उसमें परमाणु की संख्या हो रही थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे तो हमारा जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम है ये उसका पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो सही नहीं है। बट हमारा जो इक्वेशन है, वैसे जो रिएक्शंस हो रही है उसके हिसाब से तो सही है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इस इक्वेशन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो हमने लिया है आयन की अगर हम पानी के साथ अभिक्रिया करवाएं तो हमको मिलेगा आयन ऑक्साइड। ठीक है, और हाइड्रोजन वायु है वो भी मुक्त होता हुआ हमको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये है हमारा एक इक्वेशन। इसकी मदद से हम क्या करेंगे, इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। अभी हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद आप किसी भी इक्वेशन को फट से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने लिया है आयन प्लस H2O, जो प्रक्रिया है उसका निशानी, मतलब कि जो एरो है वो लिखा, उसके बाद आयन ऑक्साइड Fe3O4 प्लस H2। स्टेप 1 में हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे संयोजन है उसको हम बॉक्स के अंदर रख देंगे। ठीक है, ये होगा हमारा स्टेप नंबर 1। हमने सभी को बॉक्स के अंदर रख दिया है। ठीक है, ऐसा हमने क्यों किया है, ताकि हमको पता चले कि अभी हमको जो भी प्रोसेस करनी है वो बॉक्स के अंदर नहीं करनी, वो बॉक्स के बाहर ही करनी होगी। ठीक है, इसके अंदर हम कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। स्टेप 2 में हम क्या करेंगे कि हमारी रासायनिक अभिक्रिया में जो भी एलिमेंट्स का हमने उपयोग किया है उसका हम एक टेबल बनाएंगे और उस एलिमेंट के कितने कितने परमाणु को हमने रिएक्टेंट्स में लिया है और प्रोडक्ट में हमको कितने परमाणु उसके मिल रहे हैं उसका एक टेबल हम बनाएंगे। तो हमने जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है, उसमें लिखा है तत्व। तो हम अब देखते हैं कि हमारा जो पूरा इक्वेशन है उसमें हमने कितने तत्व लिए हैं, मतलब कि कौन कौन से एलिमेंट्स लिए हैं। तो आपको दिखाई देगा कि सबसे पहले हमने लिया है आयन, मतलब कि Fe, उसके बाद हाइड्रोजन है तो हम लिखेंगे हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन भी हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो टोटल 3 एलिमेंट्स हमने इस इक्वेशन में लिए हैं। अब हम देखते हैं कि अभिकारक में परमाणु की संख्या क्या है, मतलब कि जो एरो है उसकी लेफ्ट हैंड साइड में आयन के परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो देखिए आयन का एक परमाणु जो है वो अभिकारक में है तो हमने लिख दिया। उसके बाद हम देखते हैं कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु हमारे अभिकारक में लिए हुए हैं, तो वो है 2। और उसके बाद ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या अगर हम गिने तो हमको दिखाई देगा कि ऑक्सीजन है वो हमने लिया है कितना, 1, मतलब कि ऑक्सीजन का एक परमाणु हमारे अभिकारक में हमने लिया है। अब हम आते हैं उत्पाद की तरफ। तो आपको दिखाई देगा कि आयन है उसके 3 परमाणु हमने उत्पाद में लिए हैं, मतलब कि प्रोडक्ट में हमको 3 परमाणु मिल रहे हैं तो हमने लिख दिया। उसके बाद अगर हम हाइड्रोजन की परमाणु की गिनती करें तो आपको दिखाई देगा कि 2 हाइड्रोजन के परमाणु हम
हमको प्रोडक्ट्स में मिल रहे हैं। उसके बाद ऑक्सीजन के 4 परमाणु हमको प्रोडक्ट्स में मिले, ठीक है। तो ये टेबल खत्म हो गया। उसके बाद हम देखते हैं स्टेप 3। अब स्टेप 3 में हमें क्या करना है, हमको हमारा जो रासायनिक इक्वेशन है ना, उसमें से सबसे ज्यादा परमाणु वाला संयोजन है उसको सिलेक्ट करना है। अब ये जो संयोजन है वो अभिकारक में भी हो सकता है और प्रोडक्ट में भी हो सकता है, ये कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि Fe3O4 मतलब कि इसके अंदर 4 + 3 कितने हुए 7, मतलब कि 7 परमाणु इस संयोजन में है, मतलब कि सबसे ज्यादा परमाणु इसमें है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। Fe3O4 हो गया। अब इस संयोजन में भी सबसे ज्यादा परमाणु की संख्या जिस एलिमेंट की होगी उसको हम सबसे पहले संतुलित करेंगे। तो आपको दिखाई देगा कि Fe3O4 में ऑक्सीजन है वो कितने हैं 4 है। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो आप किसी भी एलिमेंट को सबसे पहले बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन हम सरलता रहे इसके लिए सबसे ज्यादा जिसके परमाणु है उसको सबसे पहले बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस्ड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टेप 4, इसके अंदर हम करेंगे ऑक्सीजन के परमाणुओं को संतुलित। तो इसके लिए हम फिर से एक टेबल बनाएंगे। इस टेबल में हम पहली जो कॉलम है उसमें लिखेंगे ऑक्सीजन के परमाणु और दूसरी कॉलम में हम लिखेंगे अभिकारक में उसकी संख्या और तीसरी में हम लिखेंगे उत्पाद में ऑक्सीजन की संख्या, ओके। अब देखिए ऑक्सीजन के परमाणु शुरुआत में अभिकारक में कितने हैं, शुरुआत में हमने देखा था कि 1 परमाणु है और उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है शुरुआत में, ठीक है। ये हमने कुछ भी नहीं किया उसके पहले की उसकी संख्या। अब ये क्या पूछ रहा है हमको कि संतुलित करने के लिए हमको क्या करना होगा। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे है 1 परमाणु और यहाँ पे है 4 परमाणु। जो संख्या ज्यादा है उसको हम कम तो कर नहीं सकते, हम क्या करेंगे, इसको जो 1 है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, ठीक है। मतलब कि अभिकारक में हम ऑक्सीजन की संख्या को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और उत्पाद में तो 4 है ही। अब देखिए 4 और 4 दोनों जगह हमने ऑक्सीजन के जो परमाणु है उसको संतुलित कर दिया, ठीक है। तो अब हम इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा ये जो स्टेप 1 का इक्वेशन है हमने क्या किया था, सबको बॉक्स के अंदर बिठा दिया है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, ऑक्सीजन को जो उत्पाद है वहां पे गुना 4 करना है। तो हम बॉक्स के अंदर तो कुछ भी नहीं कर सकते, चेंज मना किया था हमने, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बॉक्स के बाहर यहाँ पे 4 से पूरे बॉक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ पे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा क्योंकि ऑक्सीजन की संख्या 4 ऑलरेडी, ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या 4 है, ठीक है। तो अब देखिए ऑक्सीजन है वो 4 हो गए हमारे अभिकारक में और उसके परमाणु की संख्या 4 हो गई उत्पाद में भी, मतलब कि ऑक्सीजन अब बैलेंस हो गया। अब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो इक्वेशन है वो अभी पूरी तरह से संतुलित है नहीं, ठीक है। तो इसको हम पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन मतलब कि आंशिक संतुलित इक्वेशन कह सकते हैं, ठीक है। अब आप देखोगे तो हाइड्रोजन और आयन ये अभी भी बैलेंस्ड करना बाकी है। अब स्टेप 5 में हम क्या करेंगे कि जो हाइड्रोजन है उसके परमाणु की संख्या को बैलेंस्ड करने की कोशिश करेंगे, सेम उसी तरह से जैसे हमने ऑक्सीजन के परमाणु को बैलेंस किया। मतलब कि ऐसे ही हम टेबल बनाएंगे, ऐसे ही हम परमाणु है उसको काउंट करेंगे। तो आपको हाइड्रोजन है उसका शुरुआत में जो अभिकारक है उसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है वो हम देखते हैं। तो देखिए पहले तो 2 था, लेकिन जब हमने यहाँ पे सहगुणक 4 लिखा तो अब हाइड्रोजन की संख्या है वो हो गई हमारे पास कितनी 8, मतलब कि हाइड्रोजन के परमाणुओं की अभिकारक में संख्या है 8। अब उत्पाद में अगर हम हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या देखें तो वो है केवल 2। मतलब कि अब बैलेंस करने के लिए, मतलब कि संतुलित करने के
लिए कितने परमाणु हमें चाहिए और कहां पे हमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ये अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, देखो ये है आंकड़ा बड़ा, मतलब कि हम इसको ऐसे ही रखेंगे। जो छोटा है मतलब कि ये है 2, इसको हम कितने से 4 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा 8 मिल जाएगा हमें। ओके, तो अब देखिए हाइड्रोजन के जो परमाणु है वो अभिकारक में भी 8 हो गए और हमारे जो उत्पाद है उसमें भी हाइड्रोजन की जो परमाणु की संख्या है वो हमें 8 मिल रही है। ठीक है, तो अब अगर मैं इस इक्वेशन में उसको लिखूं तो अब क्या करेंगे, हमने चेंज कहां पे किया था, हमने किया था उत्पाद में चेंज। क्या यहाँ पे मैंने 4 से किया था मल्टीप्लिकेशन, तो मैंने लिख दिया। ओके, तो ये इक्वेशन भी बैलेंस तो है लेकिन पूरी तरह से नहीं। अभी इसमें जो आयन है उसको हमें बैलेंस्ड करना है। ठीक है, आयन की जो परमाणु की संख्या है उसको बैलेंस करना बाकी है, तो अब हम उसको ले लेते हैं। फिर से हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 6 में हम फिर से ऐसे ही एक टेबल है उसको बनाएंगे। यहां पे हम लिखेंगे क्या, आयन के परमाणु। उसको शुरुआत में उसके कितने परमाणु है किसमें, तो अभिकारक में। बताइए शुरुआत में आयन के अभिकारक में परमाणु कितने हैं, वो है केवल 1। ऐसे ही शुरुआत में जो उत्पाद है हमारे उसमें आयन के परमाणु की संख्या कितनी है, तो आपको दिखाई दे रहा है वो है 3। अब बैलेंस करने के लिए मतलब कि संतुलित करने के लिए कितने परमाणु हमें चाहिए, तो देखिए यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लिकेशन कर दूं मतलब कि ये 1 है उसको गुना करते हम 3, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा और उत्पाद में तो 3 है ही। ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। अब इसको हम फिर से हमारा जो इक्वेशन है जो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन था उसमें पुट करते हैं। मैं फिर से लिखती हूँ यहाँ पे, ये है बॉक्स के अंदर आयन प्लस हो गया बॉक्स के अंदर हमारा हाइड्रोजन। ओके, ये हो गई तीर की निशानी, मतलब कि इन दोनों के बीच में रासायनिक प्रक्रिया हो रही है। और ये बॉक्स के अंदर आ गया हमारा Fe3O4 प्लस H2। ओके, ऐसा था कुछ। और जो लास्ट वाला इक्वेशन था उसको अगर मैं ऐसे लिख दूं मतलब कि 4 से मल्टीप्लिकेशन किया था और यहाँ भी मैंने 4 से किया था। अब लास्ट में हमने क्या कहा आपको कि आयन की परमाणु की संख्या को संतुलित करने के लिए जो हमारे अभिकारक थे उसको हमें 3 से मल्टीप्लिकेशन करना होगा। ठीक है, अब फाइनली अगर मैं इस समीकरण में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको देखो, चलो देखते जाते हैं हम कि देखिए आयन है वो हमारे पास अभिकारक में है 3, तो जो उत्पाद है उसमें भी आयन 3 है। अब हम देखते हैं कि हाइड्रोजन जो है वो अभिकारक में है 2 गुना 4 मतलब कि 8, तो जो उत्पाद है उसमें भी जो हाइड्रोजन है वो 8 मिल रहे हैं। उसके बाद हम देखें ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन है वो उत्पाद में मिल रहा है 4। ठीक है, और जो अभिकारक है उसमें 4 मिल रहा है और जो उत्पाद है जो प्रोडक्ट है उसमें मिल रहा है 4। मतलब कि अब ये जो इक्वेशन है वो कैसा है, बैलेंस, मतलब कि संतुलित रासायनिक समीकरण। अब जब फाइनली हमने बैलेंस कर दिया है तो हम क्या करेंगे, उसको जो बॉक्स है इसके ऊपर से उसको हम हटा देंगे। ठीक है, क्योंकि अब ये तैयार है, अब ये बैलेंस्ड है। समझ गए? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक एक एलिमेंट के जो परमाणु है उसको काउंट कर करके हम उसको बैलेंस कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को। ठीक है, तो आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।